नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ई-वे बिल। द फर्स्ट प्रोविजन वुड बी सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या डिटरमाइन करता है? टाइम लिमिट और ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस। ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी देखा था। If there is a case of goods or supply involves movement, then the invoice should be issued before or on the date of removal of goods. इसीलिए अगर आप removal पे invoice issue नहीं करते हैं तो the time of supply becomes removal or invoice, whichever is earlier. तो supply involves movement, date of removal. Supply does not involve movement, date of making available. अगर सेल ऑन अप्रूवल का केस हुआ तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में हम लोग स्टेटमेंट या पेमेंट एज द केस में भी यूज करते हैं। कमिंग टू सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। बट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, banks and financial institutions 30 days is replaced by 45 days। याद रखिएगा 30 days शुरू कहां से होता है? From the date of completion। Within 30 days if you have raised an invoice तब you have followed section 31। लास्ट केस आता है continuous supply of service। Continuous supply of service में the invoice depends on whether payment date is ascertainable, not ascertainable or based on completion of an event। if it is ascertainable तो जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको इनवॉइस रेज करना है। नॉट ascertainable है तो पेमेंट के हिसाब से, एंड बेस्ड ऑन कंप्लीशन है जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो जिस दिन वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट के हिसाब से आपको इनवॉइस इश्यू करना है। दैट बिकम्स द टाइम लिमिट और ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस। अब इनवॉइस में हम लोग बहुत सारे डिटेल्स लिखते हैं, सीरियल नंबर, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट, टैक्स, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है वो है एचएसएन। एचएसएन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। अगर लास्ट ईयर टर्नओवर वाज अप टू 5 crore तो आपको सिर्फ 4 digit HSN कोड इनवॉइस में मेंशन करना है। प्लस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है तब तो नो नीड टू मेंशन। ये खाली अप टू 5 crore के लिए। मोर देन 5 crore है तो आपको इनवॉइस पे मेंशन करना है 6 digit कोड्स। एंड रिमेंबर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है तब तो 8 digit। क्यों? क्योंकि वो तो कस्टम्स में ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन 8 digits बिकॉज कस्टम्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन 8 digit कोड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आप नहीं पढ़ते, बट फिर भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में याद रखिएगा 8 digit कोड यूज होता है। ओके, देन द सेकेंड डॉक्यूमेंट which we learned was bill of supply। अब ये bill of supply क्या होता है? A composition dealer। Composition dealer cannot collect tax। So when I say composition dealer cannot collect tax, composition dealer tax invoice issue कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता है। तो composition dealer क्या issue करेगा? Bill of supply। Plus a registered person who is supplying exempted goods or services will also issue a bill of supply। बट इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। टैक्स इनवॉइस फॉर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज एंड बिल ऑफ सप्लाई फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। तब गवर्नमेंट ब्रॉट इन अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। Now invoice कम बिल ऑफ सप्लाई कैन बी issued by a registered person for both taxable goods or service या exempt goods or service। ठीक है, ओके। देन वन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज रिवाइज्ड इनवॉइस। पहले एक चीज याद रखिएगा, इनवॉइस
in GST can be revised only in one special case. That's it. बाकी केसेस में आप इनवॉइस रिवाइज नहीं कर सकते हैं. और वो स्पेशल केस कौन सा है? नाउ अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, से सपोज यू आर लायबल टू रजिस्टर ऑन 1/7/2020, आपने अप्लाई किया 15/7/2020 को एंड आपको रजिस्ट्रेशन मिला 21/7, तो ये आपका लायबल डेट, ये आपका एप्लीकेशन डेट, एंड दिस इज व्हेन यू गेट योर रजिस्ट्रेशन. अब क्वेश्चन इज व्हाट इज माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? द लॉ सेज अगर मैंने 30 डेज में अप्लाई किया है ना, तो द डे व्हेन आई वाज लायबल विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. बट बताइए मुझे जीएसटी नंबर कब मिलेगा? सर जीएसटी नंबर तो यहां मिलेगा. तो फ्रॉम द इफेक्टिव डेट टिल द ग्रांट डेट, यहां जो इनवॉइसेस इशू हुए हैं इनको मैं रिवाइज कर सकता हूं. डिड यू अंडरस्टैंड इट? दैट ऑल्सो मीन्स अगर मैं आफ्टर 30 डेज अप्लाई करता हूं रजिस्ट्रेशन के लिए, तब इफेक्टिव डेट विल बी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Now when the effective date is grant of registration, you will not be eligible to revise invoice. क्यों? क्योंकि revised invoice can be issued only between two dates. जो आपने invoices ये दोनों डेट के बीच में बनाया है, एक effective date of registration, दूसरा grant of registration. अगर effective date of registration और grant of registration दोनों एक ही दिन है, तब आप invoices revise नहीं कर सकते. समझ में आया? प्लस आपको 30 डेज टाइम मिलता है टू रिवाइज द इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो इफ आई एम ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन टुडे, देन विद इन 30 डेज आई हैव टू इश्यू रिवाइज्ड इनवॉइस. अब सोच के देखो, कोई भी B2B इनवॉइस रहेगा तो यू विल हैव टू रिवाइज इट सेपरेटली, बट B2C रहेगा तो इज कंज्यूमर बॉदर्ड अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए B2C इनवॉइसेस को आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो. बट अगर B2C का कोई इंटर का केस है जिसका वैल्यू मोर देन 2.5 लाख है, तो वैसे इनवॉइसेस को आपको सेपरेटली इशू करना जरूरी है. क्यों सर? बिकॉज दीज आर रिपोर्टेड सेपरेटली इन जीएसटी रिटर्न. हम लोग इसको रियल लाइफ में B2C लार्ज बोलते हैं. तो इन सच केसेस वेयर इट्स अ इंटर स्टेट सप्लाई मोर देन 2.5 लाख, देन यू हैव टू इशू अ सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस. बाकी सारे B2C केसेस आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं, एंड किसी को इशू तो नहीं करना है, खुद के पास ही रखना है. क्लियर? सर पर B2B भी रिवाइज्ड इनवॉइस में जीएसटी क्यों ऐड करते हैं? अगर जीएसटी नंबर ऐड नहीं करूंगा, so the other person will not get ITC. So it is important for me to add the GST number and issue a revised invoice so that my recipients can claim ITC. ठीक है. Then a document comes which is receipt voucher. Now what is this receipt voucher? देखिए, जब भी आपको कोई एडवांस मिलता है एज अ सप्लायर, आपको इशू करना पड़ता है रिसीट वाउचर. सर अगर हमें नहीं पता है कि कौन से चीज के लिए एडवांस मिला है, देन द लॉ सेज इफ रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट ascertainable when you receive the advance, then take the rate of GST as 18%. एंड जैसे ही गवर्नमेंट ने ये लिखा है ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके रेसिपिएंट ने एडवांस क्यों दिया. दिस इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट so that people don't say कि मुझे एडवांस मिला पर पता नहीं क्यों मिला है. गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपको नहीं पता है तो टेक इट एज 18% इफ इट इज नॉट डिटरमाइनेबल. एंड अगर आपको ये भी नहीं पता इंटर है या इंट्रा, तो ट्रीट इट एज इंटर. अब जैसे ही लॉ में ये लिखा हुआ है ना, यू विल गेट टू नो वेदर इट इज इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एडवांस या इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए एडवांस. क्लियर? ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने एडवांस लिया है वो आप वापस दे रहे हैं. अब एडवांस जब आप वापस देते हैं, तब सप्लायर जो वापस दे रहा है उसे इश्यू करना पड़ता है रिफंड वाउचर. ठीक है.
एक डॉक्यूमेंट है जीएसटी में विच इज इशूड बाय द रेसिपिएंट, पेमेंट वाउचर। बताओ पेमेंट कौन करता है? सर रेसिपिएंट पेमेंट करता है। तो रेसिपिएंट पेमेंट करते समय इशू करेगा पेमेंट वाउचर। बट याद रखना, दिस इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यस, wherever RCM is applicable, only in such cases payment voucher is issued by the recipient. In fact, एक चीज याद रखना, अगर मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और मैं RCM में पे कर रहा हूं, अगर मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और मैं RCM में पे कर रहा हूं, तो मुझे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। मतलब रेसिपिएंट विल इशू एन इनवॉइस ऑन हिमसेल्फ। सप्लायर का नाम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और एक इनवॉइस बनाएगा और उसके हिसाब से टैक्स पे करेगा। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। पेमेंट वाउचर तो हमेशा रेसिपिएंट इशू करता है whenever he is required to pay tax under RCM। प्लस अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस भी रेसिपिएंट को खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। Then banks have a special option where for 1 month they can raise one invoice per customer. That is an option which is available for banks and financial institutions. Then GTO को कुछ additional details mention करना पड़ता है, like name of consignor, name of consignee, origin of the goods, destination of the goods, gross weight, all this has to be mentioned. और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है तो टिकट इज डीम्ड टू बी एन इनवॉइस। दिस इज अनदर बेनिफिट। प्लस दिस बेनिफिट इज आल्सो एक्सटेंडेड टू मल्टी स्क्रीन सिनेमा। मल्टी स्क्रीन सिनेमा ऑपरेटर्स, दे कैन आल्सो इशू टिकट, दैट इलेक्ट्रॉनिक टिकट विल बी डीम्ड टू बी एन इनवॉइस। एंड लास्ट पॉइंट याद रखना, अगर ट्रांजैक्शन इज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब HDFC बैंक बैंगलोर और HDFC बैंक मुंबई के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। रिमेंबर दिस, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, वो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो आप एक इनवॉइस को इशू कर सकते हो पर क्वार्टर। ठीक है। ओके, सो दीज वर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। प्लस लास्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है डिलीवरी चलान। तो व्हाट इज दिस डिलीवरी चलान? डिलीवरी चलान, सी whenever there is movement of goods, याद रखना ये सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं होता है। whenever there is movement of goods, in that case a delivery challan has to be issued if invoice is not being issued। मतलब जब भी कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर इनवॉइस इशू हुआ है वेल एंड गुड। अगर इनवॉइस उस समय इशू नहीं कर पा रहे हो, या तो अदर देन सप्लाई का केस है, या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या आप गुड्स भेज रहे हो ऑन जॉब वर्क, या आप इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स भेज रहे हो, ऐसा कोई केस है, तब अगर आप अभी इनवॉइस के साथ नहीं भेज रहे हो तो आपको क्या इशू करना है? डिलीवरी चलान। सो डिलीवरी चलान is to be issued when there is movement of goods, and at that point of time you are not issuing an invoice along with the movement of goods। Clear? ठीक है। Last but the most important document is debit note, credit note। अब पहले क्रेडिट नोट पे फोकस करते हैं। याद रखिएगा, क्रेडिट नोट सिर्फ 4 पर्पसेस के लिए इशू होता है। जीएसटी क्रेडिट नोट, जीएसटी क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अलग है। जीएसटी क्रेडिट नोट में जीएसटी मेंशन रहेगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में जीएसटी मेंशन नहीं रहेगा। नाउ क्रेडिट नोट कैन बी इशूड फॉर सेल्स रिटर्न, इट कैन बी इशूड टू रेड्यूस वैल्यू। जब भी आपको वैल्यू रिड्यूस करना है ना, मतलब आपने इनवॉइस में ज्यादा चार्ज कर दिया, अब आपको वैल्यू रिड्यूस करना है, तब आप इशू करोगे। टू रिड्यूस टैक्स,
मतलब आपने इनवॉइस में पहले ज्यादा टैक्स लिख दिया, अब उसको रिड्यूस करोगे। या डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, होता है ना कभी कभी डैमेज गुड्स आ जाते हैं, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, तब क्या होता है, तब पैसे थोड़े वापस मिल जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो टू बी डन बाय क्रेडिट नोट। नाउ डेबिट नोट इज नॉट परचेज रिटर्न, याद रखना, डेबिट नोट इज नॉट द डेबिट नोट which we understand as per accounting, वो वाला नहीं। This debit note is to increase value or to increase tax। अगर आपने इनवॉइस पे कम टैक्स चार्ज कर दिया है तो उसको करेक्ट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए आप डेबिट नोट इश्यू करते हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये ट्रीटमेंट ध्यान से समझना। से सपोज क्रेडिट नोट इज इशूड, क्रेडिट नोट इश्यू कौन करता है, याद रखना, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर। और इंपैक्ट क्या होगा, जैसे ही क्रेडिट नोट इश्यू हुआ ना, सप्लायर की आउटपुट विल रिड्यूस, सो ही कैन रिड्यूस हिज आउटपुट टैक्स। देखिए, जब इनवॉइस इशू करता है तो आउटपुट टैक्स सप्लायर का बढ़ता है, जब क्रेडिट नोट इशू करता है तो आउटपुट टैक्स सप्लायर का घट जाता है। एंड हु विल रिसीव इट, क्रेडिट नोट इज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट रिसीव्स द क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट जब रेसिपिएंट रिसीव करता है ना, तो आईटीसी ऑफ रेसिपिएंट reduces, yes, he has to reduce his ITC। अब सोच के देखो डेबिट नोट का ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले याद रखना कि डेबिट नोट इज इश्यूड ऑलवेज बाय सप्लायर। ट्रीटमेंट विल बी आउटपुट विल इंक्रीज, यस, सप्लायर का आउटपुट बढ़ जाएगा। मतलब डेबिट नोट का ट्रीटमेंट और इनवॉइस का ट्रीटमेंट सेम, एंड इट इज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट। जब भी क्वेश्चन में डेबिट नोट रिसीव दिया हुआ है तो इट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ आईटीसी, जब भी इश्यूड दिया हुआ है तो इट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ आउटपुट। अगर रिसीव किया है तो आईटीसी ऑफ रेसिपिएंट विल इंक्रीज। दीज आर द 4 ट्रीटमेंट्स ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। बस ये 4 ही ट्रीटमेंट हो सकते। समझ में आया? यस, very important document from exam point of view. Ab, as the number of frauds were increasing, government tried to bring e-invoices. E-invoices are authenticated invoices, I would say. सर कैसे authenticate होते हैं, देखो ध्यान से। This is my software, Tally. अब Tally से I will generate invoice, ठीक है, जैसे जनरेट करता था वैसे ही जनरेट करूंगा। एक बार मैंने जनरेट किया ना, फिर यहां से दिस इनवॉइस विल गो टू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। I will have to send the data to this electronic portal, and government ने e-invoices के लिए 10 electronic portals बनाए। Example would be einvoice1.gst.gov.in. Now, this is one. Like this, there are 10 e-invoice portals. E-invoice1, e-invoice2, e-invoice3.gst.gov.in. So, ये electronic portals पे I will send data. This electronic portal will give back a IRN. And IRN is invoice reference number। अब ये invoice reference number होता क्या है? This invoice reference number is embedded in a QR code। आपने QR code देखा है, वो black white, हाँ, स्कैन करते हो ना, हाँ। This IRN will be there in that QR code। वो QR code आपको प्रिंट करना है on the invoice, and once that QR code is there,
दैट मीन्स दिस इनवॉइस हैज अ IRN, और जैसे ही इनवॉइस पे IRN है दैट बिकम्स अ e-invoice. अब the good part is that this invoice can be scanned by the officers and they can get to know whether it is a valid invoice. That's the basic purpose behind this. समझ में आया? अब ये e-invoice अप्लाई किसको होता है? This e-invoice provision is applicable if in any of the preceding financial years the aggregate turnover exceeded 50 crores starting from 17-18. So 17-18 से लेके 2021 तक अगर किसी भी साल आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा रहा है तब ई इनवॉइस प्रोविजन इज एप्लीकेबल. जिसका उससे कम था उसे ई इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं. अब सर क्या ई इनवॉइस सब चीज के लिए चाहिए होता है? B2B इनवॉइसेस एंड एक्सपोर्ट, ये दो टाइप के इनवॉइसेस के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी. B2C इनवॉइसेस के लिए ई इनवॉइस नहीं चाहिए, बट द लॉ सेज कि B2C इनवॉइसेस शुड हैव अ डायनामिक QR कोड. At present till 30th September 2021 this dynamic QR code, even if you don't mention, there would not be any issue. This is a industry issue which is going on क्योंकि dynamic QR code में आज भी बहुत clarity नहीं है कि how what all can be covered under this dynamic QR code, and if I allow electronic payment then whether dynamic QR code is required. सर ये dynamic QR code है क्या? Dynamic QR code is a QR code on a invoice, that is a B2C invoice, where the consumer can scan it and make a payment. That is basically dynamic QR code. Now government wants to encourage digital payment, so आज भी dynamic QR code का provision is applicable for only those companies whose turnover is more than 500 crores. Yes, it is not applicable for 50 crore. जैसे e-invoice तो applicable for more than 50 crore, but dynamic QR code आज भी 500 crore का limit है. But 30th September 2021 तक its non-compliance will not harm anyone. So at present this is as good as not in existence. So this particular thing can be ignored. बस यह याद रखिएगा कि B2C के लिए a dynamic QR code containing details of digital payment modes that should be embedded on an invoice. मतलब आपका अगर B2C invoice रेज हो रहा है तो उसमें एक dynamic QR code होना जरूरी है. ठीक है. Now we move on to e-way bill. ध्यान से सुनना. See, when we talk about e-way bill, when is this e-way bill required and what is the purpose? देखिए, the main purpose behind e-way bill is again to track movement of goods. Movement of goods, lot of goods move without invoice in India. ये रोकने के लिए government brought in e-way bill. अब e-way bill के लिए ऐसा 50 करोड़ वगैरह लिमिट नहीं है. e-way bill most of the registered person has to generate if he falls under the provisions. E-way bill helps officers to track the consignments during transit. मतलब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी गुड्स लेके जा रहे हो, बीच में ऑफिसर है तो ऑफिसर ये ई-वे बिल स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है. दैट्स द बेसिक एडवांटेज. अब ई-वे बिल कब चाहिए एंड व्हाट आर द प्रोविजंस? ध्यान से सुनना. ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स plus value is more than 50,000. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ई-वे बिल विल बी रिक्वायर्ड. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू मोर देन 50,000? यहाँ वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है. इस वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर होता है पर एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसिडर नहीं होता है. दिस इज अ डिफरेंस. देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में तो सब कुछ कंसिडर होता है, बट ये 50,000 चेक करने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसिडर नहीं होता.
और जीएसटी सर, जीएसटी will be considered. So this is something very important for MCQs. याद रखना, for e-way bill computation of 50,000, taxable supply and GST, ये दो चीज कंसिडर करते हैं. exempt supply सर नहीं कंसिडर करते. समझ में आया? Okay. There are two cases where this is mandatory. मतलब 50,000 का लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ऐसे कौन से दो केस है? एक, इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर जॉब वर्क. इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर जॉब वर्क. गवर्नमेंट नोज इन द नेम ऑफ जॉब वर्क लॉट ऑफ गुड्स मूव फ्रॉम हियर टू देयर, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 50,000 का लिमिट जॉब वर्क के केस में अप्लाई नहीं होगा. मतलब आपको मैंडेटरीली ई-वे बिल जनरेट करना ही होगा. And second one is interstate movement of handicraft goods. Yeah, even if you are not required to register, फिर भी आपको ई-वे बिल तो बनाना ही पड़ेगा for interstate movement of handicraft goods. Again, a sector where government feels tax evasion can be very high, and इसीलिए ई-वे बिल is mandatory if it is a case of handicraft goods. Clear? नाउ सर कौन से केस में ये चाहिए होता है? अब ये बहुत वाइड है. सप्लाई के लिए चाहिए होता है, अदर देन सप्लाई के केस में चाहिए. और सर जनरेट कौन करेगा इसको? हुएवर कॉजेस मूवमेंट. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन, बोलो कौन जनरेट करेगा? सर अगर दोनों के दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, देन हुएवर कॉजेस मूवमेंट. अगर सप्लायर ने जनरेट किया है तो भी चलेगा, रेसिपिएंट ने जनरेट किया है तो भी चलेगा. whoever has caused movement, at whose instance the movement was done, he will have to issue e-way bill. Normally supplier only issues. सर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो नॉर्मली सप्लायर विल जनरेट. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, देन रेसिपिएंट. गवर्नमेंट हैज क्लियरली मेंशन्ड कि अगर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो रहा है, देन ई-वे बिल हैज टू बी जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, मैंडेटरी. एंड लास्ट केस, सर अगर दोनों के दोनों अनरजिस्टर्ड हुए तो then the law says अगर दोनों के दोनों unregistered है then it is optional. Careful, if both of them are unregistered then it will be optional. समझ में आया? Okay, now this is what are the conditions for generating e-way bill. Now coming to what are the parts of e-way bill और क्या क्या fill करना पड़ता है. ध्यान से देखिए. ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको पार्ट ए फिल करना पड़ता है और पार्ट बी फिल करना पड़ता है. पार्ट ए में क्या लिखते हैं सर? पार्ट ए में आप इनवॉइस की डिटेल्स देते हैं और पार्ट बी में आप कन्वेयंस की डिटेल देते हैं, दैट इज व्हीकल के डिटेल. अब एक चीज याद रखना, पार्ट ए दैट इज इनवॉइस डिटेल्स, जैसे ही आप ये इनवॉइस डिटेल्स फिल करेंगे, whoever has caused movement, he has to fill before movement. This has to be filled before movement. एंड जैसे ही आप इनवॉइस फिल करेंगे ना, वैसे ही आपको यहां मिलेगा यूनिक नंबर, एंड दिस यूनिक नंबर इज वैलिड फॉर 15 डेज. ये जीएसटी का ई-वे बिल नंबर नहीं है, दिस इज अ यूनिक नंबर. दैट मीन्स आपको पार्ट बी फिल करने के लिए कितना टाइम मिलता है? पार्ट बी फिल करने के लिए आपको मिलता है 15 डेज. समझ में आया? जब दोनों फिल हो जाएंगे तब आएगा ई-वे बिल. अब कन्वेयंस डिटेल्स में देयर कैन बी ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल, एयर, or it can be transportation by road. Correct?
If it is by rail vessel air, then part B can be filled before or after movement. मतलब एक चीज पक्का है, रेल वेसल और एयर में the carrier is not required to carry a copy of e-way bill ना, क्योंकि आप पार्ट बी फिल कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर मूवमेंट. दैट मीन्स कैरियर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी अ कॉपी ऑफ ई-वे बिल. बट रोड के केस में इट इज टू बी फिल्ड बिफोर मूवमेंट. In such cases, that one thing is very clear, that the person who is transporting by road has to carry e-way bill with him. समझ में आया? ठीक है. और एक प्रोविजन जो लॉ में लिखा हुआ है कि रेलवेज विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस e-way bill is submitted to them. अब e-way bill कैंसल कौन कर सकता है? It can be cancelled by the person who has generated. जिसने ये ई-वे बिल जनरेट किया ना, वो कैंसल कर सकता है. कितने टाइम में? 24 आवर्स में आप कैंसल कर सकते. बट टेल मी वन थिंग, अगर ट्रांजिट के दौरान गुड्स वेरीफाई हो चुके हैं, ई-वे बिल वेरीफाई हो चुका है, क्या आप उसके बाद कैंसल कर सकते हैं? द आंसर इज नो. अगर ऑफिसर ने ई-वे बिल वेरीफाई कर लिया है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट कैंसल द ई-वे बिल. अब देखो, कैंसल करेगा जिसने जनरेट किया है, बट व्हाट अबाउट द अदर पार्टी? अगर गलत जीएसटी नंबर देके मैंने जनरेट किया ई-वे बिल, तो क्या सामने वाला पार्टी रिजेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस. रिजेक्शन कैन बी डन बाय द अदर पर्सन. एंड सर टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इज 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर. सर अगर रिजेक्ट नहीं किया तो तुम बोलो रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रिजेक्शन? नहीं. रिजेक्ट नहीं किया तो इट विल लीड टू एक्सेप्टेंस. इट वुड बी एक्सेप्टेड. 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर. समझ में आया? ओके. अब एक चीज सोचो, आज मैंने ई-वे बिल जनरेट किया, कैन आई डिलीवर द गुड्स आफ्टर 20-25 डेज एंड स्टिल विद द सेम ई-वे बिल? ऐसा तो परमिटेड नहीं होगा. तो दैट मीन्स देयर विल बी अ वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल. लेट्स सी, हियर इज वेयर सम चेंजेस हैव हैपेंड. बहुत ध्यान से सुनना. वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल is अगर distance is 0 to 100 kilometers, then you get 1 day's time. This was the law till May 2021 exams. अब क्या किया है गवर्नमेंट ने? ये जो 100 दिखाई दे रहा है इसको 200 कर दिया. तो 0 to 200 kilometers you get 1 day's time to deliver the goods. And for every 200 kilometers और पार्ट देयर ऑफ आपको मिलता है एडिशनल 1 डे. तो याद रखो, फर्स्ट 0 to 200 किलोमीटर में आपको 1 डे मिलता है. फिर नेक्स्ट एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ यू गेट एडिशनल 1 डे. दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट, डोंट फॉरगेट दिस. 100 किलोमीटर था, अब उसको 200 किलोमीटर कर दिया. दैट मीन्स अगर डिस्टेंस 150 किलोमीटर है तो मुझे एक दिन मिलेगा वैलिडिटी. अगर डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है तो मुझे मिलेगा 8 डेज. अगर डिस्टेंस 1450 है, 1450 किलोमीटर, सर 1450 किलोमीटर है तो 7 प्लस ये 50 किलोमीटर के लिए पूरा एक दिन, दैट मीन्स अगेन 8 डेज. 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ आई गेट 1 डे. समझ में आया? ओके. इफ इट्स अ केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, बहुत बड़े बड़े ट्रक जहां it moves very slow. Normally you would have seen this in highways where the truck moves at snail pace, एकदम धीरे. That is over dimensional cargo. If it's a over dimensional cargo, then 200 kilometers is replaced by
20 किलोमीटर्स, तो एवरी 20 किलोमीटर्स के लिए वो लोग को 1 डे मिलता है। प्लस अगर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, मल्टी मोडल मीनिंग यूजिंग मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां एटलीस्ट वन लेग इज शिफ्ट। वन लेग मतलब सर, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज शिफ्ट, तब वापस ये 20 किलोमीटर्स का अप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर आप गुड्स कार और ट्रक से लेके जा रहे हो तो वो मल्टी मॉडल है, बट वन ऑफ देम इज नॉट शिप, तो दैट मीन्स 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन आपको नहीं मिलेगा, आपको एवरी 200 किलोमीटर्स के लिए एक दिन मिलेगा। ओके, if there is a accident, if there is a breakdown, then in such exceptional circumstances you can get a extension within 8 hours of the expiry of e-way bill. So within 8 hours you can apply for extension और आपको extension मिल जाएगा। समझ में आया? Okay. Now there are certain cases where it is not required. I call this as exemptions from generation of e-way bill. No need to generate e-way bill in this case. First one, non-motorized conveyance. Yes, if it is a non-motorized conveyance, then no need to generate e-way bill. What do I mean when I say non-motorized conveyance? Cycle, bullock cart, tanga, all these no need to generate e-way bill. सोचो तो conveyance details में लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? कुछ नहीं, तो इसीलिए नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस नॉट रिक्वायर्ड। गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, करेंसी, केरोसिन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलपीजी, कोरल, इन सब पे भी ई-वे बिल नहीं चाहिए। Household articles or personal articles, again you don't need e-way bill. Goods moved in notified areas, कुछ notify नहीं किया है, but law में एक power है that if there is movement in notified areas, then e-way bill will not be required. Then exempted goods, obviously people, if you are transporting exempted goods, e-way bill is not required. इसीलिए आपको याद है स्टार्टिंग में हमने देखा था टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर होता है 50,000 चेक करने के लिए, बट एग्जेम्प्ट नहीं कंसीडर होता है। देन वी हैव अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वो 5 प्रोडक्ट्स। सर कौन से 5 प्रोडक्ट्स? पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल। देन यू हैव नेगेटिव लिस्ट, then you have central government or state government where they are the consigners and transportation is by rail. उसके बाद empty cargo containers, then up to 20 kilometers for movement between the mining area and way bridge. सर ये क्या है mining area, way bridge? देखिए माइनिंग एरिया से जितना भी आउटपुट आया है उसको वे ब्रिज लेके जाना पड़ता है वजन करने के लिए। हाँ, तो वेमेंट वजन करने के लिए लेके जाते हैं, तो अगर वहां लेके जाते हैं और वो विद इन 20 किलोमीटर्स है तो माइनिंग एरिया से वे ब्रिज एंड वे ब्रिज से वापस माइनिंग एरिया, देयर इज नो नीड टू जनरेट ई-वे बिल। समझ में आया? So these are the exemptions where e-way bill is not required. And the last important point which I will discuss is change in conveyance. Now, what will happen if there is a change in conveyance? Sir, change in conveyance मतलब ब्रेकडाउन हो गया व्हीकल का या व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, उस केस में कन्वेयंस चेंज होगा। अगर सेम ट्रांसपोर्टर है तब तो वो ट्रांसपोर्टर ही अपडेट कर सकता है पार्ट बी, करेक्ट? हाँ, ट्रांसपोर्टर विल अपडेट पार्ट बी।
सर पार्ट डी क्यों अपडेट करेगा? पार्ट डी में कन्वेयंस डिटेल्स है, इनवॉइस डिटेल्स तो चेंज होंगे नहीं, खाली कन्वेयंस डिटेल्स चेंज होंगे। बट अगर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर है देन we will have to add the new transporter and thereafter update part B. समझ में आया? हाँ, और एक और फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर बहुत सारे ई-वे बिल लेके जाने में मुश्किल हो रहा है तो वो सब ई-वे बिल का एक पेज पे आप कंसोलिडेटेड प्रिंट आउट निकाल सकते हो, giving details of all so that it is easy for the driver to carry that. Clear? Okay. Now 138A, ये जो आपने पूरा देखा ये था 138, रूल 138। कहाँ ई-वे बिल चाहिए, कितना टाइम के लिए ई-वे बिल चाहिए, ई-वे बिल जनरेट कैसे होता है, ऑल दिस वाज 138, रूल 138। ठीक है, अब now we are going to see 138A is basically कि आपको एक इनवॉइस कैरी करना है और आपको ई-वे बिल कैरी करना है। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग बाय रोड, रेल, वेसल और एयर के लिए खाली इनवॉइस सफिशिएंट। फिर आता है 138B which gives a power to officer to verify the documents and ई-वे bill. Third is the power to officer to verify the goods. He can verify the goods and then he has to submit a summary report and final report as to क्या difference मिला। 138D gives a time कि in case the vehicle of transporter is stopped for more than 30 minutes, then he can file a application online saying that vehicle is stopped for more than 30 minutes, complain कर सकते हैं। And last is 138E which is very important। याद रखना, अगर आपने अपना जीएसटी रिटर्न 2 टैक्स पीरियड्स के लिए फाइल नहीं किया है, या तो वो GSTR1 हो या तो GSTR3B हो या आपका क्वार्टरली कॉम्पोजिशन का CMP08 हो, अगर आपने 2 टैक्स पीरियड्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू जनरेट ई-वे बिल। आप जनरेट नहीं कर पाओगे, दैट इज 138E। तो 138E has put a restriction, अगर आपने टाइमली अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। प्लस एक अमेंडमेंट आया है इसमें, वन एडिशन विच हैज हैपेंड इज, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, इन दैट केस ऑल्सो ही विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई-वे बिल। तो याद रखना, टोटली कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप 2 क्वार्टर के लिए CMP08 फाइल नहीं करोगे तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। GSTR1 2 टैक्स पीरियड, GSTR3B 2 टैक्स पीरियड और रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, ये 4 केसेस में आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। एंड याद रखना, इफ देयर इज अ केस ऑफ बिल टू शिप टू, मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूं पर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं कहीं और, इफ देयर इज अ केस ऑफ बिल टू शिप टू सिर्फ एक ई-वे बिल जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि if there is one movement there will be one e-way bill। Clear with this? Yes, आपका ई-वे बिल पूरा स्क्रीन पे है। See you all in the next video।